गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े थे। वहाँ हमको बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इनका दो टाइप हो गया, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स भी आपको बताया था और फिर ये भी बताए थे कि हम लोग फिर वापस आएंगे इस टॉपिक पर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में। यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल जब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट वहाँ क्लियर होगा, तो फिर बाकी इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होगा। तो उसको एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। अभी के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा शॉर्ट में क्या क्या पढ़े हम लोग। सबसे पहले डाल्टन्स के द्वारा एटम्स का मॉडल दिया गया। इन्होंने बताया कि एटम स्फेरिकल है, यही सबसे छोटा सा पार्ट है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। डाल्टन्स के इस एटॉमिक मॉडल को थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से गलत किया गया। थॉमसन ने बताया कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इम्बिडेड होते हैं ताकि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ ये पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज था, इसमें इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड। ये डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल हुआ, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हुआ। इनके मॉडल को रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में गलत किया गया और वहां बताया गया कि एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, जिन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ में प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ये इनका प्लैनेटरी मॉडल था। इनके मॉडल को बोर्स ने गलत कर दिया और इसके बाद में बोर्स का अपना एटॉमिक मॉडल आया, जिन्हें हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब इस बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया? बोर्स ने बताया कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है एंड विच इज नोन एज न्यूक्लियस। इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्ट भी है, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ में सर्कुलर पाथ, जिन्हें ऑर्बिट या सेल कहा जाता है, इसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर ये रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। यानी जहां रदरफोर्ड के मॉडल में सिर्फ बताया गया कि चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, जहां इनका एनर्जी कांस्टेंट होता है, जहां इनका एनर्जी फिक्स होता है। अब जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो उस कंडीशन में या तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो फिर एनर्जी इमिट करेगा। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक के सेल या ऑर्बिट का एनर्जी वैल्यू सबसे कम होता है। किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, इसे निकालने के लिए एक रिलेशन दिया गया है। En is equal to -2.18 into 10 to the power -18 by n square। ये जूल में निकल रही एनर्जी। ये इस डिराइवेशन की तरफ में मत जाओ, ये आपके लेवल से ऊपर का हो गया, बाकी फिर फिजिक्स में आपको बताया जाएगा। ये कैलकुलेशन वही से रिलेटेड है। कुछ एक साइड बुक में दिया हुआ है, बट वो आपके समझ में नहीं आएगा। आपके काम का जो है बस इस वैल्यू को आप याद रखो। यहां पर ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना होगा तो n की जगह पर 1 डाल देंगे। अगर इस सेकंड ऑर्बिट का निकालना होगा तो यहां n की जगह पर 2 डालेंगे। अगर थर्ड ऑर्बिट का निकालना होगा तो n की जगह पर 3 डालेंगे। फिर इस न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए भी बोर्स एटॉमिक मॉडल में रिलेशन दिया गया। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट it is equal to 0.529 into n square angstrom। इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अब एंगस्ट्रॉम की जगह पर अगर पिकोमीटर दिया रहा तो ये 52.9 हो जाएगा। अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये 0.0529 हो जाएगा।
यानी कि इसमें यूनिट क्या यूज कर रहे हैं उसके अनुसार से इनके डेसिमल का पोजीशन चेंज कर सकता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि पिकोमीटर का मतलब -12 होता है, 10 टू द पावर -12, एंगस्ट्रम का मतलब 10 टू द पावर -10 और नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -9। तो कोई एक वैल्यू याद रखो, हम यहाँ एंगस्ट्रम लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट का भी आप रेडियस निकाल सकते हैं, सेकंड का भी निकाल सकते हैं और थर्ड का भी निकाल सकते हैं। अब फिर बोस एटॉमिक मॉडल पर आते हैं। ये बताता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करता है। तो जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ भी जंप करता है, देन इट इमिट रेडिएशन। तब उस कंडीशन में ये एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन से इमिट करेगा, यानी कि बाहर की तरफ जाएगा। और वहीं अगर इस इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ ले जाना है तो ये तभी शिफ्ट करेगा जब इसे हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन जब तक किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में है इसका एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी ये ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस मूव करता है तो वो रेडिएशन से इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से आउटर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल की तरफ में जाता है, तब ये एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। अब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कितना रिलीज करेगा ये डिपेंड करेगा कि इसके और इसके बीच का एनर्जी लेवल कितना है। जैसे अगर मान लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन यानी कि इनिशियल ऑर्बिट इनका फिफ्थ ऑर्बिट में था और फाइनली अब ये थर्ड ऑर्बिट में पहुंच रहा है। ध्यान से समझना, पहले ये फिफ्थ ऑर्बिट में था और फिर ये थर्ड ऑर्बिट में पहुंच रहा है। तो बाहर से ये अंदर की तरफ में आ रहा है। क्या बताया, हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल की तरफ में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो रेडिएशन इमिट करता है, यानी कि उस जगह पर ये एनर्जी रिलीज करेगा। और कितना रिलीज करेगा, तो इन दोनों के बीच का जितना एनर्जी गैप हो, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लेंगे और उसमें से उसको माइनस कर देंगे हम लोग वैल्यू। उसी तरह से अगर ये फिफ्थ ऑर्बिट की जगह पर सपोज ये सेवेंथ ऑर्बिट में जंप करके पहुंच रहा है, फाइनली सेवेंथ, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, यहां कितना वो एब्जॉर्ब करेगा, तो फिफ्थ और सेवेंथ के बीच का जितना एनर्जी गैप होगा उसको हम लोग वहां पे माइनस कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। इसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला भी आया है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितने का डिफरेंस आएगा। यहां देखो कैसे निकालते हैं, वी नो En इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बाई n स्क्वायर। तो अगर इनिशियल निकालना हो तो उस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बाई ni स्क्वायर। अगर फाइनल ऑर्बिट का निकालना है तो यहां आएगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई nf स्क्वायर। अब जब भी डिफरेंस निकालते हैं हम लोग तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो अब यहां पर nf माइनस ENI ये निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू ये है, तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई nf स्क्वायर माइनस -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बाई ni स्क्वायर। अब देखो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, ब्रैकेट हटा करके माइनस माइनस प्लस, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं ये प्लस है जिसको आगे ले आते हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई ni स्क्वायर -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई nf स्क्वायर।
ये पार्ट माइनस है तो उधर चला गया। अब देखो दोनों में 2.18 कॉमन है, तो 2.18 को कॉमन लेकर के और यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, इसे हम लोग डेल्टा ई करते हैं। तो डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई ni स्क्वायर माइनस 1 बाई nf स्क्वायर। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के वन ऑर्बिट से अदर ऑर्बिट में शिफ्ट करने में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होंगे, वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। अब ये डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अगर डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव है, अगर डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एनर्जी इमिट कर रहा है, यानी एनर्जी इमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। और वहीं अगर डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि वो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी सिंपल कंसेप्ट हो गया कि अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ में जाएगा तो डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वहां चूंकि वो रेडिएशन इमिट करता है तो वहां पर डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसके अनुसार से फिर आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये निगेटिव इसे रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव इसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये चेंज इन एनर्जी का डिराइवेशन आ गया। इस डिराइवेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, जहां पर पीडीएफ में हम आपको हिंट्स देंगे कि यहां पर इसका डिराइवेशन नोट करना है। एक और पॉइंट जो बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड था, एनर्जी के लिए फार्मूला बता दिया, रेडियस के लिए फार्मूला बता दिया, इसका फार्मूला डिराइव कर लिया हम लोग कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। अब इसके बाद में एक और टर्म है कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ में देखा जाए तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होगा, इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन सारे सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट नहीं कहेंगे। ऑर्बिट सिर्फ उसी सर्कुलर पाथ को कहा जाएगा in which the angular momentum of electron mvr is equal to simple multiple of h by 2 pi n into h by 2 pi। अब इसे समझने में थोड़ा स्टूडेंट को पैसा नहीं होता है, इसलिए हम इसे छोटे से एग्जांपल से लेकर के आपको समझाते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका अपना वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power minus 34। पाई भी नंबर है 3.14 होता है या 22/7 लेते हैं और ये 2 होगा। तब अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो इस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कुछ आएगा। आपको समझाने के लिए मान लिया कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 10 आ रहा है, तो इन सब सर्कुलर पाथ में सपोज यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, ये सर्कुलर पाथ पर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 10 आ रहा है। तो अब ये सर्कुलर पाथ आपका फर्स्ट ऑर्बिट बन जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर n का वैल्यू आप 2 लेते हो तो सपोज ये h by 2 pi करने पर 20 आ रहा है, ये 12, 14 ये सभी नहीं आएगा। अब जहां जिस सर्कुलर पाथ पर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 20 आएगा उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच द एंगुलर मोमेंटम इज सिंपल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। सिंपल मल्टीपल यानी कि n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ h by 2 pi का वैल्यू 10 लेकर के आपको समझाने के लिए यूज किए। कुछ न कुछ तो इसका वैल्यू है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को कहा जाता है। अगर किसी स्ट्रेट पाथ पर बॉडी मूव कर रहा है तो वहां लीनियर मोमेंटम होता है, और अगर किसी सर्कुलर पाथ पर बॉडी मूव कर रहा है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम वैल्यू होता है।
ये फिजिक्स का पार्ट था वहां पर, तो ये एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन कहो कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए अप्लाई होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए ही अप्लाई होता है। यानी कि जहां पर अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वहां बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। तो सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जैसे कि He+, तो हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 होता है, तो यहां निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन का नंबर 4 - 2 2 हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर में एक प्लस चार्ज दे दिए, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब इसके पास में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। उसी तरह से अगर Li2+ लेते हैं तो यहां पर भी नंबर 1 आएगा। तो ये सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो स्पेसिस के पास में, और उस कंडीशन में हम लोग जब फार्मूला निकालते हैं एनर्जी या रेडियस, तो एनर्जी के लिए रिलेशन आ जाता है -2.18 into 10⁻18 into Z² डिवाइडेड बाई n²। और अगर रेडियस के लिए निकालना हो तो Rn आ जाएगा 0.529 into n² डिवाइडेड बाई Z। और यहां Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Z is the atomic number of uni electronic species। यानी कि अगर हीलियम रहा तो 2 लेंगे Z की जगह पर, लिथियम रहा तो यहां पर हम लोग 3 लेंगे। आप हाइड्रोजन के लिए भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो अगर यहां वैल्यू आप 1 लेते हैं, सॉरी यहां Z का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यानी कि यही फार्मूला हाइड्रोजन के लिए भी है, कोई अलग से नहीं है। अब एक और खास बात, सब जगह पर एनर्जी का वैल्यू माइनस माइनस क्यों लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल एकदम सिंपल है, समझ में आएगा आपको। ये एटम का सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ में सर्कुलर पाथ है। एटम के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वैल्यू 0 माना जाता है, यानी एटम के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन 0 है, इनका एनर्जी 0 कंसीडर करते हैं। अब आप ही बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। तो अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ में जाएगा तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज करेगा। अब 0 में से कुछ रिलीज हो रहा है तो वैल्यू किस चीज में चला जाएगा, माइनस। इसी वजह से इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को निगेटिव माना जाता है, क्योंकि एटम के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 कंसीडर किया जाता है। तो जब 0 एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा तो वैल्यू माइनस में चला गया। इसलिए यहां पर जहां भी एनर्जी निकाले हैं वैल्यू हम लोग, वो सब का सब निगेटिव में। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड था। पीडीएफ में सारा पॉइंट लिखवा दिए हैं, यहाँ उन सारे पॉइंट को हम एक्सप्लेन किए हैं। ध्यान से देखना, एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट करके भी देखना कि हाँ कहाँ पर क्या बताया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर आए। अब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंट्स देते जाएंगे, कैलकुलेट आप करोगे, मेथड हम बता देंगे। प्रॉब्लम 2.10 सोल्व क्वेश्चन है, लेकिन समझोगे थोड़ा सा। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5? ट्रांजिशन फ्रॉम यानी कि ni का वैल्यू हो गया 5 और स्ट्रेट टू द n is equal to 2, यानी कि फाइनली ये कहां पहुंच रहा है, सेकंड ऑर्बिट में, इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई होता है। अब जरा सा सोचो प्रैक्टिकली, इलेक्ट्रॉन पहले 5th ऑर्बिट में था और अब वो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो उस कंडीशन में वो रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी इमिट करेगा। इसका मतलब डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव आने वाला है। तो पहले हम लोग डेल्टा ई निकाल लेते हैं, वही एनर्जी का वैल्यू होगा, और फिर उसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालेंगे। तो यहां पर ni का वैल्यू 5 है, nf का वैल्यू 2 है। वी नो, अभी फार्मूला डिराइव किए थे, डेल्टा ई इज इक्वल टू
2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni square minus 1 by nf square. 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे माइनस सेकेंड ऑर्बिट में शिफ्ट कर रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप डेल्टा ई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। डेल्टा ई का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में चूंकि सॉल्व क्वेश्चन है तो हम सीधा इसके आंसर पर आ जाते हैं। ये वैल्यू है -4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। आप कैलकुलेट कीजिएगा वेरी कर रहा है क्या कर रहा है। जो हम जो बताना चाह रहे थे वो ये कि देखो यहाँ ये डेल्टा ई का वैल्यू माइनस आया, तो माइनस आया इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट energy is released during transition. बस इसका मतलब ये देखो ड्यूरिंग ट्रांजिशन। अब कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालिए। तो जब यहाँ आप नेगेटिव का मतलब बता दी कि क्या हुआ, तब इसके बाद आगे क्या लिखोगे, तो नाउ अब यही डेल्टा ई के बराबर काम करेगा, यानी ई इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है न्यू और फिर लेम्डा। फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, तो न्यू वुड बी इक्वल टू हो जाएगा E बाई एच और फिर सेकंड में E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेम्डा, तो यहां से लेम्डा निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई। और स्टूडेंट को कंफ्यूजन यही होता है ये डेल्टा ई के बराबर कैसे हो गए, पहला, दूसरा यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखे, उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे थे। डेल्टा ई का मतलब है जो एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ निगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि रिलीज हो रहा है और आपको निकालना है रिलीज एनर्जी का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए डेल्टा ई के बराबर हो गया। और जब ये हम लिख दिए यहाँ पर कि निगेटिव का मतलब उतना वो रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अब आगे कैरी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना है। तो इसको इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप बनाओगे। यहाँ पर एक 2 स्टेप और बढ़ोगे 1/25, यहाँ 1/4 होगा, उसके बाद कैलकुलेट करोगे। इसके बाद फिर एक और है, ये प्रॉब्लम 2.10 था, फिर प्रॉब्लम 2.11, ये भी बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। यहां कर रहा है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। फर्स्ट ऑर्बिट यानी n का वैल्यू 1 हो गया और फॉर He प्लस निकालना है, यानी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए। तो यहां पर Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। क्या क्या करना है, एनर्जी एंड रेडियस निकालना है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब देखो आपको n का वैल्यू भी बता दें कि फर्स्ट ऑर्बिट है, z का वैल्यू 2 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, हीलियम है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिए, लिथियम अगर रहता तो यहाँ 3 लेते। रेडियस निकालने के लिए 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, ये वैल्यू आ जाएगा एंगस्ट्रम में। बुक में नैनोमीटर दिया हुआ है, इसलिए 0.529 की जगह पर 0.0529 दिया हुआ है, ये इसमें डिफरेंस लग गया है। तो इनको सोल्व कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अपनी कॉपी में इसको लिखो। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.13, ये एक्सरसाइज है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम undergoes transition from
level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2, यानी कि यहाँ ni का वैल्यू हो गया 4 और nf का वैल्यू कितना हो गया 2, और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा E का वैल्यू। अभी जैसे हम लोग बात किए थे सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से है, वहां पर फिफ्थ था, यहाँ पर ये फोर्थ है। यहाँ पर भी आप गेस करो, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि डेल्टा E का वैल्यू माइनस आना ही आना है। फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई ni स्क्वायर माइनस 1 बाई nf स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन था 2.13 का। अब इसके बाद क्वेश्चन है 2.14। 2.14 इसमें क्या है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n इज इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट। यानी कि इनिशियली इनका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है और इसको आयोनाइज करना है। एटम को आयोनाइज करने का मतलब होता है एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, और इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, यानी कि nf का वैल्यू यहां पर इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप यहां पर डेल्टा E का वैल्यू निकालो, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, डेल्टा E वुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई ni स्क्वायर माइनस 1 बाई nf स्क्वायर। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, यानी यहां ये वैल्यू आ गया 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई 25 माइनस 0, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है। अब बताओ ये वैल्यू निकल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट। इसी में कह रहा है कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजिंग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से इसके वैल्यू को कंपेयर कीजिए। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है उसके ग्राउंड स्टेट्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से बाहर निकालने में जो एनर्जी देते हैं उसे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे आप फिफ्थ ऑर्बिट से कितना लगेगा वो निकल गया एनर्जी का वैल्यू, उसी तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट से कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी पढ़े होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ना था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, वही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में, और बाकी तो एक्साइटेड स्टेट में जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और सेकेंड पार्ट में फर्स्ट ऑर्बिट से कितना निकलेगा वो फिर दोनों को कंपेयर कर देना है कि कितने का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, वो कंपैरिजन है। इसके बाद में फिर है क्वेश्चन नंबर 2.18 एक्सरसाइज का। ये सारा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और इन सब को आप असाइनमेंट वाले पार्ट में आपको ऐड करते हैं, सबमिट करोगे आप। 2.18 व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। The ground state electron energy is minus 2.18 into 10 to the power minus 11 farad। ये जो लास्ट का सेंटेंस में वैल्यू दिया हुआ है वो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि उसको अगर नहीं भी दिया है तो भी निकाल सकते हैं, तो उसको छोड़कर कहीं चलो।
अर्ग में दिया हुआ है उसे जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर वो वैल्यू 18 हो जाएगा, क्योंकि जूल और अर्ग का रिलेशन आपको पता है 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी कि यहाँ Ni का वैल्यू हो गया 1 टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट, यानी Nf का वैल्यू हो गया यहाँ पर 5। तो इस कंडीशन में किसका वैल्यू आपको निकालना है, डेल्टा E का, पहले निकाल चुके हैं। और फिर जब ये डेल्टा E का वैल्यू निकलेगा तो आगे फिर डेल्टा E का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। और यहाँ कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जब E में कन्वर्ट कर गया तो फिर सेकंड वाले पार्ट में लेम्डा निकालना है, यानी कि उसी तरह से हुआ जैसे सोल्व एग्जांपल का हम लोग सोल्व कर रहे थे। पहले डेल्टा E निकाले, फर्स्ट से फिफ्थ में जा रहा है, तो सोचो जब फर्स्ट से फिफ्थ में जाएगा तो उस कंडीशन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी डेल्टा E का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। और फिर जब फिफ्थ से फर्स्ट में जाएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, तो आपको निकालना है कि उसी इमिटेड एनर्जी का वेवलेंथ कितना होगा। फिर से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फिफ्थ में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और फिफ्थ से जब वो फर्स्ट में जाएगा तो फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो जितना वो एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, इसलिए डेल्टा E का वैल्यू E के बराबर में होगा। आज यहीं तक, यहाँ तक आप सोल्व कर लोगे, फिर कुछ और क्वेश्चन होगा उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एक बार फिर से